गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून एंड विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। सब लोग कैसे हैं? गुड हैप्पी आफ्टरनून, न्यू ईयर मैम। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। हैप्पी न्यू ईयर मैम। या थैंक यू। सो चलिए, हमारा न्यू ईयर में आज हमारा पहला क्लास है। सो कैसा रहा आपके न्यू ईयर का दिन? फर्स्ट जनवरी कैसा रहा सबको? बहुत अच्छा मैम। गुड, इट वाज फाइन विद फैमिली। वेरी गुड। तो उसमें न्यू ईयर में और कुछ पढ़ाई वढ़ाई हुआ है क्या अभी तक? क्योंकि बहुत दिनों बाद फिर से हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है, तो कुछ पढ़ाई हुआ है क्या इसके बीच पे? जी मैम, थोड़ा सा तो किया था। आई मीन गैस्ट्रोइंटेस्टिनल, अच्छा। फिर डायबिटीज मेलाइटिस का थोड़ा सा रिकैप किया था। ओके, ठीक है। बहुत अच्छा कि थोड़ा सा रिवीजन हुआ है, क्योंकि आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो एक नया टॉपिक है। लेकिन अगेन ये भी एक बहुत कॉमन एक डिसऑर्डर के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, जो कि अगेन लाइफस्टाइल डिजीज। ठीक है, तो आप देख ही रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक है दैट इज द डाइटरी मैनेजमेंट इन थायराइड डिसऑर्डर। अब थायराइड डिसऑर्डर के बारे में जब हम बात करते हैं, तो हम ना ये टर्म बहुत सुनते हैं हमारे नेबरहुड में भी, कि अगर किसी को थायराइड के लिए मेडिसिन लेना पड़ता है तो वो क्या कहते हैं यूजुअली कि मुझे थायराइड है इसीलिए मुझे मेडिसिन लेना पड़ेगा, है ना। हम यही टर्म यूज करते हैं कि आपको थायराइड हुआ है या फिर मुझे थायराइड हुआ है, ऐसे हम बात करते हैं। बट द ट्रूथ इज दैट कि थायराइड हुआ है या फिर थायराइड है, ये टर्म बिल्कुल भी सही नहीं है। क्योंकि थायराइड एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जो कि हर एक ह्यूमन बॉडी में है। हम सभी के बॉडी में वो थायराइड ग्लैंड है। कहाँ पे है? हमारे इस थ्रोट के एरिया में। यहाँ पे ये दोनों साइड में थायराइड ग्लैंड रहते हैं। इसका शेप थोड़ा सा वो बटरफ्लाई शेप जैसा होता है, जो कि हमारे गले के इस साइड पे ऐसे ही रहता है। तो जब हम अगर किसी को थायराइड का प्रॉब्लम आते हैं तो बहुत माइन्यूटली ये यहाँ पे जो ग्लैंड है इसमें थोड़ा स्वेलिंग आते हैं, ठीक है, इन्फ्लामेशन आते हैं माइन्यूटली। लेकिन वो नॉर्मली ऐसे हम समझ नहीं पाएंगे। अगर बहुत माइन्यूटली हम देखेंगे तो हमें वो नजर आएगा। बट मेनली जो होते हैं दैट इज कि हमारे थायराइड ग्लैंड वो सभी को है, लेकिन जब इसी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम आते हैं, कुछ डिसऑर्डर्स होते हैं, तब हम बोलते हैं कि हमारे थायराइड के डिसऑर्डर हुआ है, नॉट कि हमारा थायराइड हुआ है। ठीक है, इस थायराइड डिसऑर्डर को हम क्या नाम दे सकता है? इस थायराइड डिसऑर्डर को हम कहते हैं थायराइडिज्म। ठीक है, थायराइडिज्म बोलते हैं, जिसमें दो टाइप आते हैं। एक आते हैं हाइपोथायराइडिज्म और एक आते हैं हाइपरथायराइडिज्म। ठीक है, ये दोनों टाइप हम यूजुअली देखते हैं, जिसमें सबसे कॉमन होता है ये हाइपोथायराइडिज्म, जिसका कॉमन जो सिम्टम आते हैं दैट इज वेट लॉस और वेट गेन। ओके, जब भी हम किसी ओबीज को देखते हैं या फिर ओवरवेट अगर कोई भी है, तो हम अगर उनके साथ बात करते हैं तो हम यूजुअली ये बोलते हैं कि आपको क्या थायराइड का प्रॉब्लम है, इसीलिए आपका बॉडी वेट बढ़ चुका है, या फिर अगर आप रैपिडली बॉडी वेट गेन कर रहे हो तो आप एक बार थायराइड चेक करवा लीजिए। क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म में एक सिम्टम आते हैं वेट गेन का, whereas hyperthyroidism is related to the weight loss। ये दोनों बहुत एपरेंटली ये सिम्टम हमें दिखने को मिलता है।
ठीक है। अब मेनली क्या होते हैं, ये जो थायराइडिज्म हो रहा है, थायराइडिज्म क्यों हो रहा है, किस डिसऑर्डर की वजह से होते हैं, हमारे जो दो थायराइड हार्मोन्स होते हैं उसके वजह से। वन इज T3 या फिर ट्राई आयोडो थायरोनिन and the second one is T4 or tetra iodothyronine. टेट्रा आयोडोथायरोनिन मतलब जिसमें 4 आयोडीन मॉलिक्यूल्स रहता है। दिस आयोडो मीन्स आयोडीन, टेट्रा मीन्स 4, ट्राई मीन्स 3। सो T3 में क्या होते हैं, 3 आयोडीन मॉलिक्यूल रहता है, लेकिन T3 से T4 इज मोर स्टेबल फॉर्म इन द ह्यूमन बॉडी। हमारे बॉडी में मेजरली ये T3 हार्मोन काम करते हैं, जिसके नाम हमें पता है, जिसका नाम है थायरॉक्सिन। ठीक है। तो अगर हमारी बॉडी में इन दोनों हार्मोन का इम्बैलेंसेस होते हैं, सिक्रीशन में प्रॉब्लम आती है, तब हमारे बॉडी में ये थायराइडिज्म का कॉम्प्लिकेशंस देखा जाते हैं। ठीक है। अब क्या है कि ये जो दो हार्मोन्स है, ये दो हार्मोन्स का काम हमारे बॉडी में बहुत है, बहुत कुछ काम करता है ये। जैसे कि हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, हमारे ओवरऑल ग्रोथ में हेल्प करते हैं। तो इसीलिए अगर थायरॉक्सिन हार्मोन डेफिशिएंट हो जाते हैं ना, तो बच्चों में या फिर बुढ़ापा में भी हमारे मेंटल रिटार्डेशन देखा जा सकता है। ठीक है। अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अगर आयोडीन हार्मोन, आयोडीन मॉलिक्यूल्स कम हो गया, थायरॉक्सिन हार्मोन सिक्रेशन कम हो जाते हैं, तो जो न्यूबॉर्न बेबी है उनमें मेंटल रिटार्डेशन देखा जाते हैं, मेंटल डेवलपमेंट नहीं होते हैं। उनके जो ग्रोथ है वो ग्रोथ स्टंट हो जाते हैं, ओवरऑल बॉडी ग्रोथ नहीं होते हैं, हाइट नहीं बढ़ते हैं बच्चों के लिए। ठीक है। लेकिन इसके साथ मेजरली ये थायराइड हार्मोन जो काम करता है वो है हमारे मेटाबॉलिज्म में। ठीक है। मेटाबॉलिज्म में थायराइड हार्मोन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, हमारे मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। और इस मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए जरूरी है हीट प्रोड्यूस करना। और ऑक्सीजन को हमारे सेल तक लेकर जाना, ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना, हमारे सेल में ऑक्सीजन को यूटिलाइज करना। तो मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, जब एनर्जी प्रोडक्शन होते हैं हमारे बॉडी में, जो फैट है उसको ब्रेक डाउन होने के बाद एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं, दैट इज नोन एज मेटाबॉलिज्म। जहां पे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट प्रॉपरली एनर्जी में कन्वर्टेड होते हैं, वो यूटिलाइज हो पाते हैं। तो ये पूरा फंक्शन करते हैं थायराइड हार्मोन। ठीक है। इसके लिए, इस मेटाबॉलिक रेट को रेगुलेट करने के लिए, इंप्रूव करने के लिए हमारे बॉडी में हीट जनरेट होते हैं, क्योंकि जब भी एनर्जी प्रोड्यूस होगा हीट जनरेट होगा। और ये एनर्जी तभी प्रोड्यूस हो सकता है जब हमारे बॉडी में प्रॉपरली ऑक्सीजन रहेगा। ऑक्सीजन कंसंट्रेशन अगर प्रॉपर है तो हमारे सेल में ये काम प्रॉपरली हो पाएगा। ठीक है। तो थायराइड हार्मोन ये 3 काम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसीलिए देखा जाते हैं कि जब थायराइड हार्मोन का कोई इम्बैलेंसेस होते हैं, इधर हमारे मेटाबॉलिज्म हाई हो जाते हैं या फिर हमारे मेटाबॉलिज्म लो हो जाते हैं। और यहाँ पे ये जो हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपरथायरॉयडिज्म है, ये दोनों टर्म इसी थायराइड हार्मोन के सिक्रीशन के ऊपर डिपेंड करते हैं।
अच्छा, इसके पहले अभी इतना इसमें किसी को कुछ क्वेश्चन है, फिर मैं इन दोनों में जाऊंगी। मैम जो थायरॉक्सिन हार्मोन बोले तो T3 हुआ। थायरॉक्सिन हार्मोन इज T4। थायरॉक्सिन हार्मोन होते हैं T4 का नाम, ठीक है। और बोलिए मैम, जब हम थायराइड, जब हम ये जान गए कि ये इसका जो पॉइंट है वो हमारा थ्रोट है, थ्रोट एरिया अभी आपने जो दिखाया, तो इसके साथ वेट गेन का क्या संपर्क है मैम? हाँ, वही मैं बोल रही हूँ, ये हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म में ही आएगा। तो अभी तक इसमें और किसी को कुछ क्वेश्चंस तो नहीं है ना, फिर मैं एक एक करके डिफरेंशिएट करूंगी। अभी तक कुछ क्वेश्चन नहीं है? ओके, नो मैम। ओके, वेरी गुड। तो अब हम आते हैं कि हाइपो और हाइपोथायरॉयडिज्म ये नाम क्यों है, इसका नाम ऐसा क्यों है, ठीक है। हाइपो का मतलब क्या होता है? कम होना, ठीक है। सो हाइपोथायरॉयडिज्म मतलब जब T3 और T4 कम हो जाते हैं, T3 और T4 का सिक्रीशन जब कम हो जाते हैं तब होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। अब हमने क्या पढ़ा है कि ये थायराइड हार्मोन का फंक्शन क्या है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना, हीट प्रोड्यूस करना, जनरेट करना हीट। तो अगर थायराइड हार्मोन डेफिशिएंट है तो हमारे मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा, ठीक है। मेटाबॉलिक रेट कम हो जाएगा मतलब एनर्जी प्रोडक्शन नहीं हो रहा है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन जो भी हमारे बॉडी में डाइजेस्ट हुआ है वो हमारे बॉडी में बस ऐसा ही पड़ा हुआ है, लेकिन उसमें से एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, वो यूटिलाइज नहीं हो पा रहा है। सो ऑल दिस byproducts, all this simplest form of the nutrients like glucose, amino acids और the fatty acids, वो सब कन्वर्टेड होते हैं फैट पे, और ये सारे हमारे बॉडी में क्या करेगा? वेट गेन। जब भी हमारे मेटाबॉलिज्म रेट कम हो जाएगा हमारे गेन होगा, वेट गेन होगा। मेटाबॉलिज्म रेट जितना हाई रहेगा उतना ही वेट मेंटेन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे और क्या हो रहा है? मेटाबॉलिज्म लो है तो वेट गेन हो रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा? फैटीग। अगर एनर्जी ही नहीं है तो वो काम करने का जो एनर्जी हमें मिलता है वो कहां से आएगा? बॉडी में तो एनर्जी हमें सप्लाई नहीं हो रहा है, तो फैटिग आएगा, वीकनेस आ जाएगा, हमें पूरा दिन वो एक डिजीनेस रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? मेटाबॉलिज्म के साथ साथ हीट का रिलेशन है। जितना मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा हीट जनरेट होगा बॉडी में, लेकिन मेटाबॉलिज्म अगर लो है तो बॉडी का टेम्परेचर भी कोल्ड सेंसिटिव हो जाते हैं, सॉरी, टेम्परेचर भी हीट सेंसिटिव हो जाते हैं, ठीक है। हीट सेंसिटिव हो जाते हैं मतलब बॉडी में जब हीट नहीं है, बॉडी ऑलरेडी उसका टेम्परेचर जो है वो उतना ज्यादा हीटेड नहीं है। इसके साथ साथ अगर हमें ऐसे नॉर्मल सिचुएशन में भी हम देखते हैं कोल्ड सेंसिटिव हो जाते हैं, नहीं, हम नॉर्मल सिचुएशन में क्या देखते हैं कि हमारे आसपास के लोगों से मुझे ज्यादा ठंड महसूस हो रहा है क्योंकि मेरे बॉडी में हीट जनरेट नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। ये कुछ कॉमन सिम्टम्स हम देखते हैं, कुछ कॉमन सिम्टम्स देखा जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में, ओके। इसके साथ साथ हाइपोथायरॉयडिज्म को हम और ऐसे कुछ सिम्टम्स के साथ भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे कि हमारे वॉइस, गला का जो आवाज होता है ना, वो नॉर्मल वॉइस हमारा जो है उससे थोड़ा चेंज हो जाते हैं, थोड़ा हर्ष हो जाते हैं, थोड़ा हेवी वॉइस आते हैं, वो जो स्मूथ टेक्सचर जो होते हैं वो नहीं रहते हैं हमारे आवाज में, और बात करने के टाइम पे भी हमें लगता है कि बहुत प्रेशर देना पड़ रहा है गले में, उसके बाद जाके मेरा आवाज आ रही है,
ऐसे सुनने में लगता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम देखा जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। इसके साथ साथ होते हैं फॉरगेटफुलनेस, भूलने का चांसेस, मतलब बहुत जल्दी चीजें भूल जाते हैं। अभी अभी कुछ यहाँ पे इस टेबल पे कुछ रखा है तो कुछ देर बाद वो भूल गए हैं कि कहाँ पे वो रखे थे। तो ऐसे फॉरगेटफुलनेस आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म के प्रॉब्लम में। एंड फॉर फीमेल उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में प्रॉब्लम आते हैं, जो कि होते हैं हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होते हैं। ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल हेवी ब्लीडिंग देखा जाते हैं इस हाइपोथायरॉयडिज्म में, ठीक है। ये क्लियर है? इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ क्वेश्चंस? बोलिए। मैम ये समझ में नहीं आया, हीट प्रोडक्शन। हीट प्रोडक्शन, मैम प्लीज। हीट प्रोडक्शन होते हैं कि जब आप किसी भी चीज, अगर हम सामने कुछ देखते हैं कि किसी भी चीज जल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या आएगा, वो गर्म होगा, फिर वो जलेगा, राइट। तो हमारे बॉडी में भी ये जो एनर्जी प्रोड्यूस होते हैं ना, तो हम उसको सिंपल टर्म में कहते हैं कि वो हमारे बॉडी में एक जलन हो रहा है, एक आग प्रोड्यूस होते हैं। मतलब द थिंग इज दैट कि जब भी हमारे बॉडी में कुछ सिंथेसिस होगा, केमिकल प्रोसेस जब चलेगा, स्पेशली जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिज्म होगा। मेटाबॉलिज्म मतलब ब्रेक डाउन हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर फैट को तोड़ के फिर एनर्जी डिराइव हो रहा है। ये एनर्जी इज द हीट, एनर्जी इज इटसेल्फ द हीट, ठीक है। तो जब भी मेरे बॉडी में एनर्जी प्रोडक्शन होगा, मेरे इंटरनल हीट, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर बढ़ेगा। सो इसीलिए इसको कहा जाते हैं हीट प्रोडक्शन, क्योंकि बॉडी को पहले गर्म होना पड़ता है, फिर जाके वो केमिकल रिएक्शंस करेगा, और ये केमिकल रिएक्शन की वजह से भी वो हीट जनरेट होते हैं। हम जब भी कोई भी काम करते हैं वो जगह गर्म हो जाते हैं। हम बहुत, जब विंटर सीजन में जब हमारे हाथ पूरा ठंड हो जाते हैं ना, हम क्या करते हैं, इसको हाथ को ऐसे ऐसे रब करते हैं ताकि ये हमारा जो पंप है वो गर्म हो जाए। क्यों है? उसमें भी एक फंक्शन चल रहा है, तो जहां पर भी फंक्शन आएगा वहां पे हीट जनरेट होगा, ठीक है। क्लियर? So ma'am, it is directly related to energy. एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस होगा मतलब ही आपके बॉडी में हीट जनरेट होगा, ठीक है। Thank you. ओके, वेरी गुड। और कुछ क्वेश्चंस हाइपोथायरॉयडिज्म में? कुछ क्वेश्चन नहीं है? ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट हम आते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपर मीन्स ज्यादा, मेटाबॉलिज्म जो बोले उसका जो है वो जो है कम रहना चाहिए, मतलब कैसा, मतलब कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन होना चाहिए, वो मेंटेन होना चाहिए, मतलब कंट्रोल्ड होना चाहिए। अगर बहुत कम हो जाते हैं तो हाइपोथायरॉयडिज्म होगा, अगर बहुत हाई हो गया तो हाइपरथायरॉयडिज्म होगा। इसीलिए मेंटेन्ड होना चाहिए। मेंटेन्ड तब भी होगा जब हमारे डाइटरी पैटर्न ठीक रहेगा। डाइटरी पैटर्न ठीक रहने से ना हमारे मेटाबॉलिक रेट भी मेंटेन्ड होते हैं। हमारे फिजिकल एक्टिविटी अगर नॉर्मल है, अगर हम बहुत ज्यादा सेडेंटरी लाइफस्टाइल नहीं लीड करते हैं तो भी हमारे मेटाबॉलिक रेट ठीक रहते हैं, ठीक है। यूजुअली हमारे मेटाबॉलिक रेट हाई होते हैं कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, और लो होते हैं फूड वैल्यू, हम जो फूड लेते हैं तो फूड के ऊपर वो डिपेंड करते हैं, जिसकी वजह से हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं और हमारे मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, तो जैसे कि हम बोल रहे थे कि हाइपोथायरॉयडिज्म। सो हाइपरथायरॉयडिज्म मीन्स जहां पे थायराइड हॉर्मोन्स जो है वो ज्यादा सिक्रीट होने लगते हैं, उस सिचुएशन को कहा जाते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब जब ये हार्मोन सिक्रीशन ज्यादा होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब मेटाबॉलिज्म भी ज्यादा होगा। जब मेटाबॉलिज्म ज्यादा है तो हमारे बॉडी में
ब्रेक डाउन ज्यादा होने लगेगा। जितना भी स्टोर्ड फैट है वो भी ब्रेक होके एनर्जी में कन्वर्ट होता जाएगा। हमारे मसल ब्रेक डाउन स्टार्ट होते हैं। इसकी वजह से इशू आते हैं वेट लॉस का, क्योंकि इस सिचुएशन पे मेनली हमारे मसल लॉस होते हैं, मसल ब्रेक डाउन होते हैं, जिसकी वजह से मसल वीकनेस भी देखा जाते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या था? जनरल फैटिक था, होल बॉडी में एक डिजीनेस था, वो मेंटल एक ब्लॉकेज है कि बहुत ज्यादा वीक लग रहा है। लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या है? मसल वीकनेस ज्यादा होता है, मतलब थोड़ा सा भी काम करने से भी हाथ पैर में बहुत ज्यादा दर्द होते हैं, मसल में पेन होने लगता है। तो मसल वीकनेस ज्यादा हो जाते हैं। इसके साथ साथ जैसे कि मैं बोल रही थी, जब मेटाबॉलिज्म रेट हाई है, मेटाबॉलिक रेट जब हाई है, इसका मतलब क्या है? हीट ज्यादा होगा, हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, तो बॉडी उस टाइम पे हीट सेंसिटिव हो जाते हैं। मतलब उन लोगों को जो हाइपरथायरॉयडिज्म है, जिन लोगों को, उनको गर्मी बहुत ज्यादा लगता है, क्योंकि उनके बॉडी ऑलरेडी हीटेड है, तो इसीलिए उनको गर्मी बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, इसके साथ साथ उनके मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी प्रॉब्लम आते हैं। हाइपोथायरॉयडिज्म में जो होते हैं हेवी फ्लो, हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो होते हैं, लेकिन हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं इरेग्युलर फ्लो। ठीक है, इरेग्युलर फ्लो होते हैं, कभी कभी वो 1-2 महीने के लिए स्टॉप हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, क्योंकि बॉडी में जो भी प्रोटीन है वो भी लॉस हो रहा है। सो इसीलिए इरेग्युलर फ्लो देखा जाते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में। ओके, यहाँ तक क्लियर है? इस पे कुछ क्वेश्चन? मैम जैसे ये बोले हैवी फ्लो, जिसको हैवी फ्लो होगा उसका वजन बढ़ेगा? हाँ, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसमें हैवी फ्लो के साथ साथ ये वेट गेन का कोई इशू नहीं है, क्योंकि वेट गेन तो हो रहा है, उनके मेटाबॉलिज्म बिल्कुल भी नहीं हो रहा है बॉडी में, इसीलिए वेट गेन हो रहा है, तो उसके साथ इसका कोई रिलेशन नहीं। ठीक है, ओके मैम। मैम, हाइपर एंड हाइपो ये दोनों कंडीशंस परमानेंट है या टेम्पररी? बिल्कुल टेम्पररी। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाते हैं, देन सेम लाइक डायबिटीज, थायराइड कैन ऑल्सो बी रिवर्सिबल। क्योंकि यूजुअली हमने क्या सुना है कि अगर कोई लोग थायराइड के मेडिसिन लेते हैं तो वो मतलब उनको लॉन्ग लाइफ के लिए वो मेडिसिन लेना पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाते हैं विद प्रॉपर फूड पैटर्न, देन थायराइड कैन ऑल्सो बी रिवर्सिबल। उसमें भी आऊंगी मैं कैसे कैसे वो करना है। ठीक है, अभी मैम ये वेट गेन जो होता है, कैन दिस लीड टू ओबेसिटी? यस, एब्सोल्युटली। ओबेसिटी, ओवरवेट ये तो होता ही है। अच्छा, तो इसके साथ साथ ना, ये जो हम बोल रहे हैं थायराइड हार्मोन सिक्रेशन के किसी किसी सिचुएशन पे ज्यादा हो रहा है और किसी सिचुएशन पे कम हो रहा है। बेसिकली ये रेगुलेट होते हैं, थायराइड ग्लैंड खुद से ये काम नहीं करते हैं। ठीक है, ये रेगुलेट होते हैं हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं TSH या फिर थायराइड स्टिम्युलेटिंग हार्मोन। नाम पे ही इसका काम है, थायराइड को स्टिम्युलेट करते हैं ये। तो इसका मतलब ये TSH थायराइड को स्टिम्युलेट जितना करेगा उतना थायराइड ग्लैंड अपना काम करना बंद कर देगा। इसीलिए इस हाइपोथायरॉयडिज्म में एक्चुअली ये TSH हार्मोन सिक्रीशन बढ़ जाते हैं।
जब TSH हार्मोन बढ़ जाते हैं तब हमारे थायराइड ग्लैंड हार्मोन सिक्रीशन बंद कर देगा या फिर कम करेगा। Whereas हाइपरथायरॉयडिज्म में जब TSH सिक्रीशन कम होगा, मतलब TSH जब थायराइड ग्लैंड को सिग्नल नहीं दे रहे हैं तो थायराइड ग्लैंड अपने मर्जी से हार्मोन सिक्रीट करेगा, जिसकी वजह से ये हार्मोन का सिक्रीशन, हार्मोन का कंसंट्रेशन बढ़ जाते हैं। सो दैट इज बेसिकली ऑपोजिट। जिनको थायराइड है या फिर जो लोग थायराइड के टेस्ट करवाते हैं उन लोगों को ये 3 हार्मोन का चेकअप एक साथ दिया जाते हैं, T3, T4 एंड TSH। लेकिन अगर हम इनिशियल स्टेज में थायराइड को चेक करना चाहते हैं तो हम सिर्फ ये TSH हार्मोन को चेक करने से भी इनफ है, क्योंकि अगर TSH हार्मोन नॉर्मल से कम या फिर ज्यादा है तो हमें वो इंडिकेट करते हैं कि हमारे थायराइड ग्लैंड में भी ये प्रॉब्लम है। ठीक है, क्लियर? यहां तक क्लियर है? मैम कैन जैसे थायराइड प्रोफाइल हुआ ना मैम, हाँ थायराइड प्रोफाइल, हाँ बोलिए। हाँ, तो उसका कहीं कहीं जांच लिखता है T3, T4, TSH, प्रोफाइल एक अलग हुआ, वो तो प्रोफाइल का जो है ना अलग टेस्ट आता है, TRH तो उसका होते हैं। फंक्शन, हाँ फंक्शन दिखाया जाता है उसका। वो तो अगर सॉरी वो तो अगर किसी को बहुत दिनों से अगर थायराइड का प्रॉब्लम है तब वो सारे टेस्ट कर सकते हैं। अदरवाइज नॉर्मली जस्ट रूटीन चेकअप के लिए हम सिर्फ ये TSH हार्मोन को चेक करने से ही पता चलता है हमारा थायराइड ग्लैंड का एक्टिविटी। हाँ, अच्छा, तो ये जो सारी चीज चल रहा है ना, TSH बढ़ गया, TSH कम हो गया, या फिर T4 बढ़ गया, कम हो गया, ये सारे चीज का हमें उसका जो साइंस एंड सिम्टम्स है ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अल्टीमेटली इसका रूट कॉज क्या है? जब हम किसी की भी कोई भी डिसऑर्डर के रूट कॉज जानेंगे तो ही हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि थायराइड में रूट कॉज, थायराइड डिसऑर्डर में रूट कॉज होते हैं मेनली 2। एक होते हैं हमारे मेंटल हेल्थ, ठीक है, एक है मेंटल हेल्थ। हम जितना ज्यादा गुस्सा करेंगे, एंशियस बहुत ज्यादा होंगे, बहुत ज्यादा टेंशन करेंगे, स्ट्रेस लेंगे, डिप्रेस्ड रहेंगे, उतना ही मेरे थायराइड का रिस्क बढ़ता जाएगा, थायराइडिज्म का रिस्क बढ़ता जाएगा मेरे। सिर्फ थायराइडिज्म का ही नहीं, अगर किसी को हाइपरटेंशन का प्रॉब्लम है, फ्लैक्चुएट करते हैं, उनके ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट होते हैं, या फिर अगर किसी को किडनी का प्रॉब्लम है, ठीक है, किडनी डिसऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो भी उनको इसी थायराइडिज्म का रिस्क आ सकते हैं, क्योंकि हमारे हाइपरटेंशन, हमारे किडनी डिसऑर्डर, ये सारे कुछ रिलेटेड होते हैं, एंड डायबिटीज, ये सारे कुछ इज रिलेटेड, कोरिलेटेड टू द मेंटल हेल्थ। इसीलिए अगर हमारे मेंटल हेल्थ पीसफुल नहीं है तो थायराइडाइटिस का प्रॉब्लम आ सकते हैं। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जिन लोगों को भी थायराइड हुआ है, थायराइड का प्रॉब्लम आए हैं, तो अगर आप उनसे मतलब थोड़ा सा अगर आप उनको स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे वो जरूर बहुत ज्यादा गुस्सेपन होते हैं, उनको गुस्सा बहुत ज्यादा आते हैं, या फिर कोई भी चीज पे वो बात पे वो चिड़चिड़ापन आते हैं, बहुत जल्दी वो इम्पेशेंट होते हैं बहुत ज्यादा, उन लोगों को थायराइडाइटिस का प्रॉब्लम ज्यादा रहता है। ठीक है, इसके साथ नेक्स्ट क्या लेते हैं? नेक्स्ट रूट कॉज इज द गट हेल्थ, हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल हेल्थ, उसको हम जितना मेंटेन करेंगे उतना ही हमारे ये थायराइडिज्म का रिस्क कम होता जाएगा। क्योंकि अगर बहुत दिनों से इंडाइजेशन
ब्लोटिंग, कॉन्स्टिपेशन या फिर आईबीएस जैसे प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि 1-2 साल में ही थायराइड का इश्यू आएगा, नहीं, बहुत सालों के बाद, हो सकता है 5 साल, 6 साल या फिर 10 सालों के बाद भी थायराइडिज्म का प्रॉब्लम आएगा। एंड दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी कांट कोरिलेट कि हमारा इंडाइजेशन है इसीलिए मुझे थायराइड डिसऑर्डर हुआ है, नहीं। लेकिन ये अगर डे बाय डे ऐसा ही चलता रहा तो वो जाके धीरे धीरे हमारे लीवर को अफेक्ट करेगा, लीवर के साथ साथ हमारे हार्ट को अफेक्ट करेगा और हमारे थायराइड ग्लैंड को अफेक्ट करेगा, ठीक है। इसीलिए मेजर हमें जो करना है वो है हमारे फूड पैटर्न को चेंज करना और हमारे माइंड को रेगुलेट करना। माइंड भी हम रेगुलेट कर सकते हैं हमारे गट हेल्थ से। तो जितना ज्यादा हमारा गट हेल्थ बेटर रहेगा, हैप्पी रहेगा, उतना हमारा माइंड भी हैप्पी रहेगा। एंड दिस इज एक्चुअली वाइस वर्सा, जो कि हम जीआई सिस्टम में पढ़े थे कि अगर हमारे माइंड ठीक है तो हमारे डाइजेस्टिव प्रोसेस भी ठीक रहेगा, लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं तो आपके डाइजेशन में भी प्रॉब्लम आएगा। सो दिस टू फैक्टर्स इज कोरिलेटेड। जब हम इस दोनों फैक्टर के ऊपर काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे कि आपके थायराइड डिसऑर्डर, ये जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस हुआ है, वो धीरे धीरे ठीक हो गया। इसके लिए मतलब हमारे इस गट हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हमें क्या करना है, वही फूड पैटर्न जो कि हम बार बार मेटाबॉलिक सिंड्रोम में पढ़े थे, हमारे फूड प्लेट को डिवाइड कर लेना है। इसके साथ थायराइड में कुछ स्पेशल अटेंशन देना जरूरी है। जैसे द फर्स्ट अटेंशन शुड बी ऑन गोइट्रोजेंस। ये गोइट्रोजन क्या है? गोइट्रोजन इज सच अ फैक्टर जो कि एक फूड में प्रेजेंट रहते हैं। और ये गोइट्रोजन के प्रेजेंस पे उस फूड में जो आयोडीन कंटेंट है वो हमारे बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। तो अगर हमारे बॉडी में आयोडीन नहीं गया तो क्या होगा? अल्टीमेटली हमारे थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस नहीं होगा, राइट? क्योंकि थायराइड हार्मोन के नाम पे ही हम आयोडीन के बारे में जाने हैं, ट्राई आयोडो, टेट्रा आयोडो। सो आयोडीन है, विदाउट द आयोडीन मॉलिक्यूल थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं है। तो ये गोइट्रोजेंस क्या होते हैं? गोइट्रोजेंस उस आयोडीन को बाइंड करके रखते हैं, अपने तरफ खींच लेते हैं ताकि हमारे बॉडी में आयोडीन एब्जॉर्ब ना हो पाए। इसीलिए उस फूड को कहते हैं गोइट्रोजेंस और ये पूरे टर्म को कहते हैं गोइट्रोजेनिक फैक्टर्स, ठीक है। गोइट्रोजेंस किस खाने में रहते हैं? लाइक सोयाबीन, सोयाबीन का जो सीड्स आते हैं, सोयाबीन, कैबेज, कॉलीफ्लावर, इस पे ये गोइट्रोजेंस रहते हैं। अब क्वेश्चन आएगा कि तो फिर हम क्या ये खाना छोड़ देंगे? क्योंकि ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि सोयाबीन का कितना इंपॉर्टेंस है, वो कितना हेल्पफुल होते हैं हमारे हार्ट हेल्थ के लिए, प्रोटीन कितना ज्यादा है उस पे। तो फिर हम गोइट्रोजन फैक्टर को कैसे ओमिट करेंगे? लेकिन फिर भी हम सोयाबीन ले सकते हैं। कोई भी गोइट्रोजेनिक फैक्टर हो उसको हम आसानी से डीएक्टिवेट कर सकते हैं विथ वाटर। सो सोयाबीन को हम अगर ओवरनाइट पानी में सोक करके रखते हैं और उसके बाद उसको अगर वो पानी को फेंक देते हैं, अगर पॉसिबल है तो सीड्स के ऊपर जो छिलका है उसको भी अगर हम फेंक देते हैं, तो ये गोइट्रोजेनिक फैक्टर को हम बहुत मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ ये जो कैबेज, कॉलीफ्लावर, ये जो वेजिटेबल्स है, इसको भी हम तो इसको ओवरनाइट सोक करके नहीं रख सकते हैं। तो इसको अगर हम गर्म पानी में थोड़ा उबल लेते हैं, मतलब गर्म पानी में हल्का सा स्टीम कर लेते हैं, ब्लंचिंग जो कहते हैं, वो करने के बाद वो पानी अगर फेंक देते हैं तब हम उसको खाने में यूज करें तो उसमें भी हम इस गोइट्रोजेनिक फैक्टर को डीएक्टिवेट कर सकते हैं, ठीक है।
क्लियर है? ये क्लियर? इसमें कुछ क्वेश्चन? तो गोइट्रोजेनिक फैक्टर जो है तो ये तो हार्मफुल है ना मैम? हार्मफुल होते हैं, इसलिए उसको हमें डीएक्टिवेटेड करना पड़ेगा। उसको प्रॉपरली उसके जो मेथड है, प्रिजर्व मेथड के साथ उसको हमें डीएक्टिवेट करना पड़ेगा। तो वो जैसे हमारे आप लिए जैसे हार्मफुल बताए, नहीं है। नहीं जैसे जैसे कि 2-3 चीज बताए तो और भी तो चीज में होगा ना? हाँ, और भी चीज जो है वो एक्चुअली हमारे जो एरिया, हमारे जो कंट्री है उस पर अवेलेबल नहीं है। यूजुअली हम ये तीनों चीज में ज्यादा ये गोइट्रोजेनिक फैक्टर हमें मिलता है, तो इसीलिए हम इसके ऊपर ही ज्यादा ध्यान देंगे। तो भी हम कर सकते हैं, जिस दिन हम ये गोइट्रोजेनिक फूड्स लेते हैं उस दिन हम बहुत ज्यादा आयरन रिच फूड, आयोडीन रिच फूड नहीं लेंगे। ये भी हम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, इसीलिए बेटर वे इज टू ओमिट द गोइट्रोजेनिक फैक्टर, दैट इज द बेस्ट वे रादर, ठीक है। ठीक है मैम। नेक्स्ट क्या होते हैं? ग्लूटेन फ्री डाइट। क्योंकि ये ग्लूटेन भी हमारे जीआई सिस्टम को ना सप्रेस करते हैं, कभी कभी जीआई सिस्टम को अपसेट कर देते हैं, इसीलिए ग्लूटेन फ्री डाइट हमें लेना चाहिए। मतलब व्हीट प्रोडक्ट्स को हमें डिलीट कर देना है हमारे खाने से, ठीक है। नेक्स्ट क्या करना है? हम ऐसे कुछ न्यूट्रिएंट्स के ऊपर जोर डालेंगे जो कि हमारे बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट को सप्लाई करेगा, जैसे कि सेलेनियम एंड विटामिन सी, ठीक है। ये दोनों न्यूट्रिएंट्स के ऊपर हम फोकस करेंगे टू प्रोवाइड द एंटीऑक्सीडेंट बेनिफिट। नेक्स्ट क्या है? फाइबर, ओके। फाइबर के ऊपर फोकस करेंगे सो दैट it can maintain the normal metabolic rate and eliminate the body toxins, okay। ये कुछ चीजों के ऊपर हम ध्यान देंगे। नेक्स्ट है प्रीबायोटिक, बायोटिक, ऑलराइट। इसके साथ कुछ स्पाइस होते हैं जो कि एंटी इंफ्लेमेटरी जैसा काम करते हैं। इसके साथ साथ हमारे इस लाइक थायराइड हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, एक टर्मरिक। इसके साथ जब हम ब्लैक पेपर को कंबाइन करते हैं, बिकॉज टर्मरिक कंटेन्स कर्क्यूमिन एंड ब्लैक पेपर कंटेन्स पेपराइन, सो ये दोनों न्यूट्रिएंट्स, ये दोनों इंग्रेडिएंट्स एक साथ कंबाइन होके ना बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे बॉडी में और एक एंटी इंफ्लेमेटरी बेनिफिट भी देते हैं। सो ये कुछ चीजें हम हमारे डाइट पे ऐड कर सकते हैं। एंड फॉर फाइबर वी कैन यूज स्टील कट ओट्स इंस्टेड ऑफ द wheat, we can use the steel cut oats. Next we can use fruits, any kind of fruits, vegetables, ये सारी चीज हम यूज कर सकते हैं फॉर द रिच फाइबर सोर्स, ठीक है। यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? बोलिए मैम, इज थायराइड कैंसरस? नो, थायराइड का मैकेनिज्म, थायराइड मतलब डिसऑर्डर के मैकेनिज्म और कैंसर का मैकेनिज्म दोनों अलग होते हैं, ओके मैम। ओके। इसके साथ साथ और एक कारण भी हम देखते हैं जो कि एक्चुअली ये नॉर्मली हम बहुत कॉमन होते हैं, ये दैट इज टू यूज द प्लास्टिक कंटेनर। प्लास्टिक कंटेनर में जब हम बहुत ज्यादा यूज करते हैं, लाइक वी कैन अगर हम उसमें खाना गर्म करते हैं या फिर गर्म खाने को उस पर डालते हैं, या फिर प्लास्टिक का जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं तो उसको हम जब चॉप करते हैं ना, वेजिटेबल्स फ्रूट्स कुछ भी चॉप करते हैं तो छोटे छोटे पार्टिकल्स, माइक्रो पार्टिकल्स आ जाते हैं प्लास्टिक का। तो वो बहुत दिनों के बाद
वो जाके हमारे बॉडी में धीरे धीरे एंडोक्राइन डिसरप्ट कर देते हैं। मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं, जो भी हार्मोनल ग्लैंड्स होते हैं, उसको अफेक्ट करते हैं। तो इसीलिए प्लास्टिक कंटेनर को अगर हम अवॉइड करते हैं, स्पेशली फॉर द हीटिंग पर्पस और टेकिंग द हॉट फूड और फॉर चॉपिंग द वेजिटेबल्स, तो ये सारे पर्पस के लिए अगर हम प्लास्टिक को अवॉइड करते हैं, सो दैट वुड बी बेटर फॉर अस। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इसके साथ नेक्स्ट हम देखेंगे, ये तो हो गया एक जनरल गाइडलाइन। हाँ, जनरल गाइडलाइन के साथ साथ हम अगर स्पेसिफाई करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म को, हाइपोथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म, जैसे कि ऑलरेडी हम जान चुके हैं हाइपोथायरॉयडिज्म में वेट गेन होते हैं, तो इसीलिए इस पे हमें क्या देना है, लो कैलोरी डाइट, कैलोरी को कम करना चाहिए। whereas we can give the high calorie diet for the hyperthyroidism. ठीक है, but this high calorie diet should be focused on the high protein diet, क्योंकि हाइपरथायरॉयडिज्म में मेजरली मसल लॉस होते हैं, मसल ब्रेकडाउन होते हैं, इसीलिए प्रोटीन सोर्सेस ज्यादा लेना है। whereas we can give moderate protein for hypothyroidism. Moderate protein means the normal protein requirement, which is 0.8 to 1 gram per kg body weight. ये हम हाइपोथायरॉयडिज्म में दे सकते हैं। ठीक है, अब ये जो हाई कैलोरी है, हाई कैलोरी हम कहां से सप्लाई करेंगे, या फिर नॉर्मल हाइपो एंड हाइपर, फॉर बोथ केसेस हम कैलोरी को सप्लाई करेंगे नट्स एंड सीड से, बिकॉज दीज आर फुल ऑफ एंटीऑक्सीडेंट मिनरल्स एंड विटामिन्स, जो कि अल्टीमेटली हमारे हार्मोनल इम्बैलेंस को रेगुलेट करने में मदद करते हैं, तो इसीलिए वो हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, फाइबर के बारे में। फाइबर में क्या होते हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म में जैसे कि वेट गेन ज्यादा होते हैं, तो इसीलिए वेट को मैनेज करने के लिए हमें हाई फाइबर डाइट देना है। हाई फाइबर मतलब कितना, अबाउट 35 to 40 grams ऑफ फाइबर पर डे हमें देना है। और हाइपरथायरॉयडिज्म में ऑलरेडी वेट लॉस हो रहा है, मेटाबॉलिक रेट भी हाई है, तो इस पे हम मॉडरेट, लो टू मॉडरेट फाइबर देंगे। लो टू मॉडरेट फाइबर देंगे, नियर अबाउट 20 ग्राम पर डे। ठीक है, ये कुछ बेसिक चेंजेस होगा, लेकिन जो चेंजेस दोनों के लिए ही सेम है, दैट इज नो फास्ट फूड, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड एंड पॉलिश्ड फूड। ये दोनों के लिए ही सेम है। ऐसा नहीं है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में अच्छा मेरा तो वेट लॉस हो रहा है या फिर मेरा तो वेट उतना ज्यादा नहीं है, तो मैं आराम से बेफिक्र बाहर का खाना खा सकती हूँ, फैटी फूड्स ले सकती हूँ, या फिर जंक फूड, फास्ट फूड जो होते हैं वो बहुत सारा हम ले सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमें वही हाई कैलोरी, जितना कैलोरी हमें उस फास्ट फूड या फिर जंक फूड से मिल रहा है, वही कैलोरी हमें लेना है कुछ गुड सोर्सेस से, ताकि हमारे मसल बिल्डअप हो पाए। इसीलिए हमें नट्स और सीड्स के ऊपर ध्यान देना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है, इस हाइपोथायरॉयडिज्म में ना मील टाइमिंग को मेंटेन करना होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि अभी ब्रेकफास्ट का टाइम है तो मुझे ब्रेकफास्ट लेना है, उसके बाद मेरा लंच टाइम है तो मुझे अभी लंच लेना है, ऐसा नहीं है। जब मुझे भूख लगता है तब भी मुझे खाना लेना है,
ठीक है, अगर लंच टाइम पे मुझे भूख नहीं है तो मैं खाना नहीं लूंगी, क्योंकि बॉडी में मेटाबॉलिक रेट स्लो है। स्लो होने से बॉडी को खाने जो भी खाना है उसको हजम करने में टाइम लगेगा, उसको एनर्जी में कन्वर्ट करने में टाइम लगेगा। इसीलिए सेम पैटर्न सभी के लिए हम नहीं दे सकते हैं। लेकिन हाइपरथायरॉयडिज्म में जैसे कि मेटाबॉलिक रेट हाई है तो बहुत जल्दी जल्दी खाना डाइजेस्ट हो जाते हैं, खाना यूटिलाइज्ड हो जाते हैं, इसीलिए इस पे हमें फ्रीक्वेंट मील देना है। फ्रीक्वेंट मील्स ज्यादा देना है, ठीक है, क्योंकि जो हाई कैलोरी है एक साथ तो बहुत ज्यादा कैलोरी हम नहीं ले सकते हैं, तो इसीलिए उसको बार बार खाना देना है ताकि बार बार हम थोड़ा थोड़ा कैलोरी रिच फूड उस पे इंक्लूड करें। Whereas फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म हम उनको देंगे स्मॉल मील्स, छोटे छोटे पोर्शन हम देंगे हाइपोथायरॉयडिज्म में, ताकि बॉडी को डाइजेस्ट करने में आसानी हो जाए। ठीक है, ये कुछ बेसिक चेंजेस वी शुड रिमेंबर फॉर बोथ हाइपो एंड हाइपरथायरॉयडिज्म केसेस। क्लियर? कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे? ओके, वेरी गुड। एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं इन सारे फूड पैटर्न में हमें मेंटेन करना है टू क्या करना है? बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन। Body detoxification is very important, so that we should take enough amount of water. और अगर हमें लग रहा है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में लो फाइबर देने से कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो रहा है, बाउल मूवमेंट क्लियर नहीं हो रहा है, तो हमें फाइबर हम इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि जितना कॉन्स्टिपेशन होगा उतना ही थायरॉयडिज्म का प्रॉब्लम बढ़ता जाएगा। ठीक है, क्लियर है? आई होप। इसमें किसी को और कुछ क्वेश्चंस? ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे कि ये जो गोइट्रोजन की बात हम कर रहे थे ना, तो गोइट्रोजन अगर गोइट्रोजेनिक फूड अगर हम ज्यादा लेते हैं तो उसमें एक प्रॉब्लम आते हैं विच इज नोन एज गोइटर। ये गोइटर क्या है? दैट इज बेसिकली द इन्फ्लामेशन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। जब थायराइड ग्लैंड ज्यादा इन्फ्लैम्ड हो जाते हैं, ठीक है, तो वो ऐसे सामने की तरफ आगे की तरफ ऐसे हो जाते हैं पूरा, उसको कहा जाते हैं गोइटर। लेकिन अभी फिलहाल गोइटर इतना ज्यादा कॉमन नहीं है। पहले तो ये बहुत ज्यादा कॉमन थे एंड स्पेशली कुछ एरिया में, कुछ स्टेट में ये गोइटर का प्रिवेलेंस इतना ज्यादा था कि उस स्टेट को ना एक साथ कहा जाते थे गोइटर बेल्ट। ठीक है, गोइटर बेल्ट कहा जाते थे, स्पेशली द हिल एरियाज। ठीक है, क्योंकि हिल एरिया आयोडीन की कमी से घेला रोकता है। हाँ, आयोडीन की कमी से होते हैं। क्यों आयोडीन की कमी से होते हैं? फॉर द हिली एरियाज और द प्लेटियो। तो वहां पे क्या होता है ना, जब बारिश होते हैं या फिर अगर नॉर्मली जो नेचुरल कैलामिटीज की वजह से भी मिट्टी से, जब वो मिट्टी बारिश की वजह से जब पूरा धुल जाते हैं, यूजुअली ये आयोडीन क्या है? एक मिनरल जो कि हमें स्पेशली सॉइल पे मिलेगा। तो जब बारिश की वजह से वो पूरा मिट्टी पिघल जाते हैं, तो इसकी वजह से उस मिट्टी में, सॉइल में जो आयोडीन कंटेंट है वो भी चला जाते हैं। उसी सॉइल पे जब आप नेक्स्ट क्रॉप्स को, जब आप उसमें क्रॉप्स आते हैं, जो भी क्रॉप्स हो, फ्रूट्स हो, वेजिटेबल्स हो, कोई सीरियल्स हो, जो भी कुछ हो, उस पर नेचुरली आयोडीन का कमी रहते थे। और ये स्पेशली हिली एरियाज में ही देखा जाते थे। जैसे कि अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करते हैं तो पुरुलिया में देखा जाते थे स्पेशली, या फिर बाहर में भी अरुणाचल प्रदेश या फिर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, तो वहां पे ये सारे चीजें बहुत ज्यादा देखा जाते थे। फिलहाल अभी वैसा नहीं है। क्यों नहीं है? बिकॉज ऑफ द गवर्नमेंट इनिशिएटिव।
गवर्नमेंट ने आयोडीन की इस डेफिशिएंसी को प्रिवेंट करने के लिए एक प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम स्टार्ट किए थे, which is known as नेशनल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर कंट्रोल प्रोग्राम, in short NIDDCP। ठीक है, प्रोफाइलैक्सिस प्रोग्राम का मेजर ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रिवेंट द आयोडीन डेफिशिएंसी, टू प्रिवेंट द प्रिवेलेंस ऑफ गॉइटर। और इसके लिए क्या किया गया है? आयोडाइज्ड सॉल्ट, खाने में नमक एक ऐसा चीज है जो कि हर एक रीजन में, हर एक स्टेट के लोग यूज करते हैं। ऐसा कोई भी नहीं है कि जो बोलते हैं कि नहीं मेरे कल्चर में या फिर हमारे जो खाना बनता है उस पे हम नमक नहीं डाल सकते हैं, ऐसा नहीं होते हैं यूजुअली। सो दैट इज व्हाई सॉल्ट इज द इजीएस्ट ऑप्शन टू इनकॉर्पोरेट द आयोडीन सो दैट एवरीवन कैन हैव इट। इसीलिए सॉल्ट पे, खाने का जो नमक होता है, सॉल्ट पे आयोडीन को फोर्टिफाई किया गया और उसके बाद ये आयोडाइज्ड सॉल्ट ही सिर्फ मार्केट पे सेल हो सकता है, ऐसा ही रूल किया गया। अदरवाइज जो नॉन आयोडाइज्ड सॉल्ट होते हैं, दैट इज बेसिकली मतलब लीगली दैट कैन नॉट बी सोल्ड। आयोडाइज्ड सॉल्ट ही मार्केट पे सेल करना पड़ेगा ताकि कोई भी लोगों में ये आयोडीन का डेफिशिएंसी ना हो। लेकिन हाँ, इसका मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर सॉल्ट पे आयोडीन है तो हमें ज्यादा से ज्यादा सॉल्ट लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पूरे दिन में सॉल्ट का जो रिक्वायरमेंट हम पढ़े थे, विच इज 5 to 7 ग्राम्स पर डे, वही अगर हम लेंगे मैक्सिमम 8 ग्राम्स लेंगे, 10 ग्राम्स भी लेंगे, हमारे आयोडीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। क्योंकि हमारे आयोडीन का रिक्वायरमेंट भी बहुत कम होते हैं, नियर अबाउट 15 माइक्रोग्राम पर डे, बहुत कम होता है। सो इसीलिए आयोडीन को हम माइक्रो एलिमेंट्स पे रखते हैं। सो इसीलिए आयोडीन का ये रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाते हैं। सेकेंडली, जो आयोडीन रिच फूड्स होते हैं, जो सी फूड होते हैं या फिर नट्स होते हैं, सीड्स होते हैं, उस पे आयोडीन रहते हैं। अगर वो भी हम पूरे दिन में हैंडफुल अमाउंट्स ऑफ दिस रॉ फूड्स लाइक नट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, ये सब लेते हैं तो भी हमारे आयोडीन का रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, सो इसीलिए आयोडीन का डेफिशिएंसी के वजह से हमारे थायराइडिज्म का प्रॉब्लम आते हैं, ऐसा यूजुअली नहीं होते हैं। हमारे थायराइडिज्म का प्रॉब्लम उसी दो कारण के वजह से होते हैं। फर्स्ट इज द मेंटल हेल्थ, सेकंड इज द गट हेल्थ। So we should focus on those two health to prevent the thyroidism problem. ठीक है, क्लियर? कुछ क्वेश्चंस? अच्छा, ये सारे तो हमारा हो गया। ओके, गुड। अगर अभी जैसे ग्वाइटर अभी भी हो रहा है किसी को, तब तो जानिए कि ग्वाइटरजेनिक फैक्टर के अधीन आ रहा है। हाँ, अगर किसी को ग्वाइटर हो रहा है तो ये जो ग्वाइट्रोजेनिक फूड्स होते हैं तब हम इसको बंद करेंगे। ठीक है, और वो ग्वाइट्रोजेनिक फूड्स के अंदर पे ही यूजुअली होते हैं, तो इसीलिए ये ग्वाइट्रोजेनिक फूड्स को हम पूरा रेस्ट्रिक्ट करेंगे उनके खाने में। ठीक है, मैम जैसे थायराइड जैसे कम या ज्यादा है, हाइपो और हाइपर है, तो उसमें दवाई वही थायरोक्सिन जैसे चलता है, कम में भी चलता है वही और ज्यादा में भी वही चलता है। हाँ, स्पेशली हाइपोथायरॉयडिज्म में ये थायरोक्सिन हार्मोन दिया जाते हैं। ठीक है, मेनली जो हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं, जो मेडिसिन दिया जाते हैं, जो कि यूजुअली जो डोसेज होते हैं कि एम्प्टी स्टमक पे एक लेना है, दैट इज बेसिकली द थायरोक्सिन रिप्लेसमेंट थेरेपी। क्योंकि बॉडी में थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज हो रहा है, इसीलिए थायरोक्सिन हार्मोन को
आर्टिफिशियली बॉडी पे दिया जाते हैं। और हाइपरथायरॉयडिज्म पे यूजुअली क्या होते हैं, हाइपरथायरॉयडिज्म पे जो मेडिसिन दिया जाते हैं वो हमारे इस थायराइड ग्लैंड के सिक्रीशन को रेगुलेट करते हैं, ऐसे मेडिसिन दिया जाते हैं ताकि थायराइड हार्मोन्स जो है, थायरॉक्सिन हार्मोन का सिक्रीशन कम हो जाए, इसीलिए वो मेडिसिन दिया जाते हैं। एक चीज यहाँ आ रहा है मैम कि जैसे T3 T4 थायराइड से रिलीज हुआ, ठीक है, TSH पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हुआ। अगर TSH किसी का बढ़ता है तो उसका दूसरा मेडिसिन चलेगा। TSH अगर बढ़ता है तो उसका मतलब ही तो है कि उनको थायराइड हार्मोन कम हो गया, तभी तो उसको थायरॉक्सिन हार्मोन दिया जाते हैं, हार्मोन का जो टैबलेट है। इसीलिए थायराइड का जो मेडिसिन है दैट इज नॉट द परमानेंट सोल्यूशन, क्योंकि थायराइड का मेडिसिन आपके TSH हार्मोन के जो सिक्रीशन है, ऐसा नहीं है कि उसको रेगुलेट कर रहा है, वो बेसिकली आपके थायराइड ग्लैंड को रिलीफ देके एडिशनली थायरॉक्सिन हार्मोन आपके बॉडी में सप्लाई कर रहे हैं। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको आपको लॉन्ग टाइम लेना है, क्योंकि अगर आप किसी भी एक दिन नहीं लेते हो तो उस दिन आपके थायरॉक्सिन हार्मोन लेवल कम हो जाते हैं और TSH बढ़ जाएगा। ठीक है। अगर कोई मतलब नॉर्मली रूटीन चेकअप करते हैं, थायराइड का चेकअप नहीं भी करते हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बाकी सारे टेस्ट करते हैं, जैसे कि हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल, आयरन लेवल, विटामिन डी या फिर फेरिटिन लेवल, कॉर्टिसोल लेवल, जो हार्मोन स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, कॉर्टिसोल हार्मोन लेवल, ये भी अगर हम चेक करते हैं और उसमें भी अगर कुछ इम्बैलेंसेस आते हैं, दैट इज ऑल्सो इंडिकेटिंग कि हमारे थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर आ सकते हैं। सो ये जरूरी नहीं है कि ऑलवेज हमें TSH हार्मोन को ही चेक करना है। अगर हम किसी भी दूसरे कारण की वजह से अगर हम हमारे आयरन टेस्ट कर रहे हैं या फिर फेरिटिन लेवल टेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप ब्लड ग्लूकोज लेवल भी चेक कर रहे हो, ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर हाई है, इसके मतलब आपके फूड पैटर्न ठीक नहीं है, आपके स्ट्रेस फैक्टर ज्यादा है। तो यही तो दो कारण है थायराइड के लिए भी। तो अगर आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल हाई है, सो आपको आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल, आपके ग्लूकोज हेल्थ के साथ साथ आपके थायराइड हेल्थ को भी नजर देना है। और उसके लिए एक ही वे है, डिफरेंट काम करने की जरूरत नहीं है, एक ही काम आप कीजिए, वो है आपके फूड पैटर्न को मेंटेन कीजिए, रॉ फूड के ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए, जो नेचुरल फूड्स होते हैं, नेचर मेड जो फूड होते हैं, उसके ऊपर ज्यादा फोकस कीजिए। और फिर आप 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने के बाद चेक कीजिए, आपके जो प्रीवियस चेकअप के साथ आप देखेंगे कि आपके कितना डिफरेंस हुआ है। ठीक है। तो ये आसानी से हम खुद कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा भी अगर इम्बैलेंस हो गया तो हम दौड़ के डॉक्टर के पास जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हम ये रूटीन चेकअप करते रहेंगे, हर एक 6 महीने में, हर एक साल में एक बार हम रूटीन चेकअप करते रहेंगे और हमारे फूड पैटर्न को हम मेंटेन करेंगे, तो हम बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। ओके, एनीथिंग एल्स, एनी क्वेश्चंस? और कुछ क्वेश्चन नहीं है? ओके, वेरी गुड देन। तो यहीं पे हमारा थायराइड का जो पोर्शन है, थायराइड का चैप्टर हमारा यहीं पे खत्म हुआ है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ डिस्कस करेंगे। हाँ, आप थोड़ा सा ये जो PDF है इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, ताकि जो भी आज आपने सुना है वो आसानी से आपके दिमाग में रहे। ओके, नेक्स्ट क्लास में फिर और एक टॉपिक के साथ मिलते हैं। मैम, मेरे कुछ क्वेश्चंस थे। बोलिए। जब मैं ऐसी आत्मचिंतन कर रही थी, तो ब्लड ग्रुप का कोई इम्पैक्ट होता है डिजीजेस के ऊपर मैम? कुछ डिजीजेस के ऊपर होते हैं, ठीक है, सभी डिजीजेस के लिए, लाइक डायबिटीज के लिए ब्लड ग्रुप का इम्पैक्ट होते हैं, पेप्टिक अल्सर के लिए होते हैं, लेकिन ये साइंटिफिकली बहुत ज्यादा एस्टैब्लिश्ड है ऐसा नहीं है, ये स्टडी बेस्ड होते हैं, सर्वे बेस्ड होते हैं। कितना सही रहेगा थायराइड के लिए? हाँ, अल्कोहल जो लेता है तो क्या उसको थायराइड? बिल्कुल, क्योंकि अल्कोहल भी आपके हाई कैलोरी दे रहा है आपको,
आपके लीवर को डैमेज कर सकते हैं। तो जब भी आपके गट हेल्थ अपसेट हो जाएगा, आपके लीवर अपसेट हो जाएगा, तो वो इनडायरेक्टली आपके थायराइड हेल्थ को भी अफेक्ट करेगा। मैम क्या थायराइड बॉडी कलर को भी कुछ ऐसा रिलेट करता है क्या? बॉडी बॉडी ओडर, बॉडी कलर, स्किन कलर। हाँ, एक डार्क पैचेस आ सकते हैं, वो बेसिकली हाइपोथायरॉयडिज्म में होते हैं, क्योंकि जब भी आपके मेटाबॉलिक रेट स्लो हो जाएगा, इसका मतलब ही है कि आपके बॉडी में टॉक्सिन्स जम रहा है। सो वो टॉक्सिन ही आपके बॉडी में, स्किन में वो डार्क पैचेस में आते हैं, डार्क पैचेस जैसे अपीयर होते हैं। वो सिंपली हमारे स्लो मेटाबॉलिक रेट के लिए होते हैं, वो सिर्फ के लिए नहीं। हम ज्यादातर देखे हैं कि थायराइड के पेशेंट इतने गोरे क्यों होते हैं, मतलब गोरे क्यों होते हैं, वाइट स्किन क्यों होता है ज्यादा? ऐसा नहीं होते हैं, ऐसा नहीं होता है। अगर उन लोगों को एनीमिया का कुछ इश्यू है, अगर वो हाइपोथायरॉयडिज्म में है और उसको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रहा है, तो अगर उसके वजह से उनका एनीमिया हो गया है, फिर वो पेल स्किन होते हैं, बहुत ड्राई स्किन हो जाते हैं। इनफैक्ट थायराइड पेशेंट्स को ड्राई एंड पेल स्किन हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो मतलब स्किन कलर वाइटर हो जाएगा, ऐसा नहीं होते हैं। रादर वो थोड़ा ब्लैक पैच आ सकते हैं स्किन कलर में, जस्ट बिकॉज ऑफ द एक्यूमुलेशन ऑफ द टॉक्सिन्स। हाँ, थैंक यू मैम। ओके, और कुछ क्वेश्चंस? मैम मेरे कुछ क्वेश्चन थे। ऑलरेडी आपने क्लास में बता दिया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा और बोलिए। आपसे जानना चाह रही थी। मैम डिसऑर्डर और सिम्टम्स, क्या ये दोनों इंटरडिपेंडेबल है? हाँ, सिम्टम्स दिखता है, ठीक है। डिसऑर्डर की वजह से कुछ सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि मेरे बॉडी में हार्मोनल डिसऑर्डर हुआ है, ठीक है, उसकी वजह से मुझे जो सिम्टम्स आते हैं वही हमें नजर आएगा, डिसऑर्डर हमें नजर नहीं आते हैं। लाइक ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म में एक डिसऑर्डर आए हैं, ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन ठीक नहीं हो रहा है, ये एक डिसऑर्डर है, उसके वजह से मुझे कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं। क्या सिम्टम्स? फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट हंगर, फ्रीक्वेंट थर्स्ट, तो ये है सिम्टम्स। डिसऑर्डर की वजह से ठीक सिम्टम्स आते हैं। सेम थायराइड में भी थायराइड डिसऑर्डर हुआ है, थायराइड हार्मोन सिक्रेशन में डिसऑर्डर हुआ है, इसकी वजह से सिम्टम्स है। क्या क्या सिम्टम? वेट लॉस या फिर वेट गेन, फैटिक, वीकनेस, ठीक है, ये सारे सिम्टम्स आते हैं। यस मैम। और मैम अभी तक हम लोग ने जो भी क्लासेस लिए, मुझे दो वर्ड्स बहुत स्ट्राइकिंग लगा, वो है एसिड्स एंड फैट्स। एसिड और फैट, अच्छा, ये दोनों पॉजिटिव भी काम करता है और नेगेटिव भी काम करता है। तो मैम इसको अगर आप थोड़ा कभी अगर टाइम मिले, आप थोड़ा सा समरी एक अगर हमें बता पाए हम सबको। फैट का मतलब, फैट का जो चैप्टर है वो तो एक वास्ट चैप्टर है फैट का, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस किए थे कि फैट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है, वो हम हमारे गलती की वजह से वो बिगड़ जाते हैं, फैट को हम बैड फैट पे कन्वर्ट कर देते हैं। अदरवाइज फैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। और एसिड की अगर हम बात करते हैं, तो एसिड भी हमारे बॉडी को डिसइंफेक्टेंट करने के लिए जरूरी है, इसीलिए हमारे बॉडी में ऑलरेडी एसिड सिक्रेशन होते हैं, ताकि हमारे स्टमक वो एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी मिल पाए एसिड की वजह से, HCl की वजह से। लेकिन कोई भी चीज हो वो अगर ज्यादा हो जाए तो अच्छा नहीं है, इसीलिए जब हमारे डाइजेशन नहीं होते हैं, तो खाना जब स्टमक पे ही रह जाते हैं, वो पड़ के पूरा सड़ जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? वो खाने में एसिडिक कंटेंट बढ़ जाते हैं, उस पर बैड बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से एसिड जितना ज्यादा होगा मतलब जलन ज्यादा होगा, तो हार्ट बर्न होते हैं। लाइक वी ऑल नो कि नींबू में एसिड रहते हैं, इसलिए उसका जो टेस्ट होता है वो सार टेस्ट का होता है, लेकिन उस पर जलन नहीं होता है क्योंकि उसमें भी एसिड है। लेकिन अगर हम नॉर्मल एसिड मार्केट से खरीद के लेकर आते हैं, या फिर जो टॉयलेट क्लीनर्स होते हैं उसमें भी एसिड रहते हैं, लेकिन वो अगर हमारे हाथ पे आते हैं तो वो जलन होगा, वो हमारे बॉडी के लिए नहीं है, क्योंकि कंसेंट्रेशन डिफर करते हैं, पीएच वैल्यू डिफर करते हैं, ठीक है मैम। थैंक यू सो मच।
मैम वो जो पिक्चर दिया हुआ TSS जो लिखा हुआ है सेब नींबू ये सब उसके बारे में सॉरी, ये जो फूड्स है ये बेसिकली हमारे TSH हार्मोन सिक्रेशन को रेगुलेट कर पाते हैं। सिर्फ ये एक पिक्चरल मतलब एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही फूड होगा। ऐसे ही ग्रुप पे जो फूड्स हैं लाइक द मीठा फल होता है, ग्रीन वेजिटेबल्स, लीफी वेजिटेबल्स, जो नींबू जैसा जो भी फल है, पल्सेस है, अनपॉलिश्ड पल्सेस, नट्स होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ नट्स जो अनपॉलिश्ड सीरियल्स होते हैं, और पल्सेस में जो कि हम यूजुअली चना होता है उसको जब हम स्प्राउट्स करके लेते हैं, स्प्राउटेड फूड्स, अगर हम सोयाबीन को भी अगर स्प्राउट करके लेना चाहते हैं वो भी हम ले सकते हैं। तो ये सारे चीज हमारे हार्मोनल बैलेंस को मेंटेन करता है। ओके, थैंक यू मैम। ओके, थैंक यू। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। और किसी को कुछ क्वेश्चन नहीं है आज के लिए? नो मैम। ओके, वेरी गुड, देन वी आर एंडिंग अप द क्लास राइट नाउ। ठीक है, नेक्स्ट क्लास पे फिर मिलते हैं सबके साथ। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे। थैंक यू, बाय।